जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैंने क्लास 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मित्र, आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो याद रखना, य और अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स श ह जो है मित्र ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। और छ, त्रिज्ञ और स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और च, छ, ज, झ जो है मित्र ये अस्पर्श व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? तालु होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया था? अंतस्थ व्यंजन। तो यह और अलावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गीतिका। बिल्कुल सही बता रहे हो। गीतिका जो है मित्र ये सब मात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है। अगर हम एक गीतिका का उदाहरण आपके सामने रखें तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण गीतिका का। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। एक बार ये पंक्ति जो है ये एग्जाम में लिखकर पूछी गई थी कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो याद रखना ये गीतिका का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 41 है। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है, 4 युग्म आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें कौन सा है जो गलत है विलोम की दृष्टि से? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि शाश्वत और सदैव, शाश्वत और सदैव जो है ये एक दूसरे के समानार्थी या कहा जाए मित्र पर्यायवाची है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है ये। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पर्यायवाची दिया गया है, विलोम नहीं दिया गया है। शाश्वत का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? नाश्वर होता है। क्या होता है मित्र? नाश्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछ रहा है? निर्देश प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। वाक्यांश आपके सामने लिखा गया है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्युत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? फटाफट बता देंगे। 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जीने की इच्छा को एक शब्द में जिजीविषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद है। संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है मित्र? यण संधि है। और इसका संधि विच्छेद जो है सखी प्लस आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जब किसी सामान्य बात पर विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए
वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जब किसी सामान्यवाद का विशेषवाद से तथा विशेषवाद का सामान्यवाद से समर्थन किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थांतरन्यास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन 46 आपसे क्या पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध पूछ रहा है ना मित्र, तो माता पिता पूजनीय है। यहाँ पूजनीय की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। पूजनीय की वर्तनी शुद्ध इस तरह होती है, तो यहाँ जो है पूछा सा अशुद्ध, तो पूजनीय की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में अशुद्ध दी गई है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने छायादार शब्द किसका उदाहरण है। छायादार शब्द जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। 47 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकट शब्द। छायादार जो है मित्र ये संकट शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछ रहा है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। सभी मित्र बता दो क्वेश्चन नंबर 48 का। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत। ये चारों शब्द जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने जीएस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि एक लोकोक्ति दी गई है उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है, इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ जो ये गलत दिया गया है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 49 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन बिल्कुल सही है। तीन तेरे होना यानी संगठित होना बिल्कुल गलत है। तीन तेरे होना का अर्थ क्या होता है, अस्त व्यस्त होना या अलग होना। तो यहाँ कह रहा है संगठित होना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं। एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान, बिल्कुल सही है मित्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन तेरे होना या का अर्थ संगठित होना नहीं होता है, अस्त व्यस्त होना या अलग होना होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। 50 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना गुलर का फूल होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये दुर्लभ वस्तु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका राइट आंसर बताना है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना संप्रदान कारक हो जाएगा के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र बता देंगे किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो याद रखना अस्थाई भाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर।
तो याद रखना तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद जो है मित्र ये संख्यावाची हो, यानी प्रथम पद जो ये संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। तो तिरंगा में पहला पद यानी 3 रंगों का समूह, तो पहला पद जो ये संख्यावाची हो जाएगा, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अभ्यांतर का सही अर्थ है, अभ्यांतर का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 का बता दो राइट आंसर। तो याद रखना अभ्यांतर का सही अर्थ जो होता है, बिल्कुल से बता रहे हो, किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यांतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्या पूछ रहा है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में काशिका बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्तवक। स्तवक जो है मित्र ये समूहार्थक शब्द है। स्तवक का क्या अर्थ होता है? तो बात करें फूल का गुच्छा या कहा जाए फूलदान, क्या हो जाएगा? फूल का गुच्छा या कहा जाए फूलदान को स्तवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जूली की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली। ये कविता जो ये किस कवि की है? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक रचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनामिका, जो कि इनकी पुत्री का नाम था। अपनी पुत्री के नाम पर ये रचना किए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 58। इसका राइट आंसर बताना। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 58 का बता दो राइट आंसर। तो याद रखना मिश्र वाक्य जो है यहाँ क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछ रहा है? शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। अंबुज और अम्बुद का अर्थ आपसे पूछ रहा है। 59 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, अंबुज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, जबकि अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। तो क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दो समानार्थी शब्द के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्द के पुनरुक्ति में बीच में जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो याद रखना 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। इसका राइट आंसर बताना है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 61 का। याद रखना उरग जो है मित्र ये पत्थर का नहीं है, ये सर्प का है। किसका है? सर्प का या कहा जाए सांप का पर्यायवाची हो जाएगा। ये किसका है? पत्थर का नहीं है, ये सर्प का है। बाकी तीनों जो ये पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्या लिखा गया? 62। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 अलावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि यह वाक्य एक अच्छा वाक्य निर्माण हो सके। क्या पूछ रहा है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र कि पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को व्यवस्थित कर कर आपको बताना है। तो हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सोच समझकर सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मित्र? आप सबको धोखा, आप
सबको धोखा दे सकते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर फिर क्या हो जाएगा, खुद को नहीं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को फिर क्या हो जाएगा, धोखा दे सकते हैं, सकते हो पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते। यानी फिर से देखिए आप सबको धोखा फिर क्या हो जाएगा, दे सकते हैं पर फिर क्या हो जाएगा, खुद को नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, दे सकते हैं आप खुद को, फिर क्या होगा, धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। यानी क्या हो जाएगा, हम पहले आप पूरा वाक्य पढ़कर आपको बता देते हैं। आप सबको धोखा फिर क्या हो जाएगा, दे सकते हो पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ क्या पूछा गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय कौन सा है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र गद्यांश है। चलो आज भी हम गद्यांश को कर लेते हैं। क्या दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 68 तक, यानी 4 सवाल आपको बताना है गद्यांश से रिलेटेड। तो अब गद्यांश को पढ़ते ही आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर क्या लिखा गद्यांश, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। फिर क्या लिखा गया है, आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वह अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा के राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठाकर राष्ट्र हित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोग को बेरोजगार उपलब्ध हो सके। अब इससे रिलेटेड आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है। गद्यांश से रिलेटेड आपको इसका आंसर देना है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कहाँ था? अमेरिका में था, चीन में था, या भारत में था, या रूस में था। तो अभी आपने पढ़ा कि भारत जो है ये प्राचीन समय में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। अगर आपने गद्यांश सही से पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही आंसर दे देंगे, दोबारा गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या पूछ रहा है? प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, तो किस पर देती थी? बिल्कुल सही, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, यानी सभी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। किसके लिए प्रेरित किया जाता है? तो याद रखना, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके? फटाफट बताएंगे।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर बताना है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बताना है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। इसके किस अंश में त्रुटि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है मित्र, अनेक यहाँ जो है ये स्वयं बहुवचन है, तो यहाँ अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ अध्यापक होगा। क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये में ही त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि जो है ये तीनों रचनाएं जो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है मित्र, ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। फटाफट बताओ, अष्टछाप का कवि है, ऑप्शन आपके सामने है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखना मित्र, अष्टछाप के 8 कवियों का नाम हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहला याद रखिएगा, अष्टछाप के प्रथम कवि जो है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, और बात करें छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये क्या है, 8 कवि हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि में से। 8 कवि जो है हम आपको बता दिए, 8 कवि के नाम। इसमें क्या पूछा गया था तो आप बता सकते हैं अब तुरंत कि सूरदास जो है ये अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण जो है ये बहुत हो जाएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, यानी मधुर तो लेकिन कितना मधुर, बहुत मधुर, जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 73 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला, फटाफट बता देंगे मित्र। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह को तो बिल्कुल सही है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मित्र। कब मिला था, तो 1971 में मिला था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है, तो सभी मित्र को पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कौन सा छंद कहलाता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।